तो गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम यूनिट 3 का पहला टॉपिक करेंगे जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस होता है कि जो आज का समय है किसी भी उद्यम का चालू होने के पहले या उद्यम के बीच में या बाद में कभी भी, अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्लान बनाना है, चाहे वो और अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का प्लान हो, चाहे वो किसी नए प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करने का प्लान हो, चाहे वो नए लोगों को हायर करने का प्लान हो, या किसी तरह का स्ट्रेटेजिक प्लान हो, अगर आपको अपना उद्यम किसी और जगह पे स्थापित करना है, बढ़ाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज आपके पास क्या-क्या ताकतें हैं, क्या-क्या कमजोरियां, क्या-क्या अवसर हैं और किन चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आज के फैक्ट्स पता होने चाहिए, इनको ब्रूटल फैक्ट्स कि ये सत्य होते हैं, ये सच होते हैं, ये हम अपने मन से नहीं बना सकते या हम अपने बॉस को खुश करने के लिए नहीं बना सकते। ये बिल्कुल वही होना चाहिए जो आज है, ताकि हम फ्यूचर के बारे में एक पाथ या एक रास्ता बना सके। स्ट्रेंथ से क्या समझते हैं हम? ताकत। ताकत का मतलब है हमको इस चीज को इन इन पॉइंट्स को बिल्ड करना है, इन पॉइंट्स को बढ़ाना है, इन पॉइंट्स को रोक के रखना है, पकड़ के रखना है। वीकनेस का मतलब है कमजोरी। आज हमारे पास जो जितनी भी कमजोरी है उनको कम करना है। अपॉर्चुनिटीज, अवसर, जितने भी अवसर हैं आपकी कंपनीज के पास, वहां पे इन्वेस्ट करना है, वहां पे पैसा लगाना है, उनको पकड़ना है अपने ताकत की मदद से, और कमजोरी को खत्म करना है उन अवसर की मदद से। और आखिर है खतरा। खतरों के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। खतरों को सिर्फ आप ध्यान में रख सकते हो, वो नजरअंदाज नहीं होने चाहिए, वो आपके नजर में रहने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होने वाला है, ताकि आप उसके लिए भी प्रिपेयर रह सको। अगर मेरे को पता रहे कि तूफान आने वाला है तभी मैं गेट बंद करूंगा ना, नहीं तो तूफान घर के अंदर आ जाएगा। अब इन SWOT में आपको एक डिफरेंस जो समझना है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है आपकी, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, एक सेकंड, कलर 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 कहाँ गया? आ, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है आपकी, ये इंटरनल है। क्या है? इंटरनल है। इंटरनल का मतलब ये आंतरिक है, ये आपके उद्यम के अंदर की है, मतलब कि इन पे आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कभी वीकनेस को अपॉर्चुनिटी बना देते हैं, कभी थ्रेट को वीकनेस बना देते हैं। जब ये क्लासिफिकेशन करना आ जाएगा कि क्या अंदर का है और क्या बाहर का है, मतलब किस चीज को मैं डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ और किस चीज पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरे को कितने लोग रखने हैं या कितने नहीं रखने हैं, पर मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ले आई कि तुमको इतने लोग रखने ही हैं। ये तुम्हारे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में है। ये स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला पार्ट तुम्हारे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में है। ताकत और कमजोरी को तुम समझ सकते हो, निपटा सकते हो, उनको उन कुछ कुछ करके उन पे कंट्रोल स्थापित कर सकते हो। पर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हो, प्रभाव जरूर डाल सकते हो इन पे, पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जब हमने ये समझ लिया है कि जब हमने ये समझ लिया है कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो आंतरिक और बाह्य दो भागों में बटी हुई है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये आंतरिक इंफॉर्मेशन के सोर्स क्या-क्या हैं और बाह्य इंफॉर्मेशन के सोर्स क्या-क्या है, ताकि हम लिख सके। लिखना कैसे है? ऐसी डब्बा बनाना है, सेम जैसा भी बना इंटरनल एक्सटर्नल वाला, ऐसी डब्बा बनाना है और पॉइंट वार लिखते जाना है कि स्ट्रेंथ में ये है,
वीकनेस में ये है, अपॉर्चुनिटी ऐसी है, थ्रेट ऐसे हैं। तो आंतरिक इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। आपको अपने जो लोग को आपने काम दिया हुआ है, उन लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार हमें वो चीजें नहीं दिखती जो उनको दिखती है। जैसे भारती कॉलेज का एग्जांपल ले लो, तो शायद एमडी या डायरेक्टर को वो चीजें नहीं दिखती होंगी जो चीजें प्रोफेसर्स या टीचर्स को दिखती हैं कि ऐसा होना चाहिए पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम अच्छे हैं और यहाँ पे हम बुरे हैं। दूसरा, कस्टमर्स। कस्टमर्स आपके दूसरे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप किनके लिए वैल्यू बना रहे हो, कौन आपका सामान खरीद रहा है, कौन आपको पैसा दे रहा है आपके सामान के लिए या आपकी सर्विस के लिए, तो वो है कस्टमर्स। जैसे भारती कॉलेज के एग्जांपल ले तो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स शायद टीचर और एमडी से भी नया पर्सपेक्टिव, नया देखने का नजरिया ला पाए कि सर ये काम कर रहा है यहाँ पे और ये काम नहीं कर रहा, ये कॉलेज तो ऐसी है सर, या ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है सर इस मामले में, पर इस मामले में बेकार है। ये समझना किसी भी उद्यम के लिए बहुत जरूरी है जब भी वो स्वॉट एनालिसिस कर रहा है। तीसरा है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। माने आपके परफॉर्मेंस के मानक। आपके परफॉर्मेंस, आपने एक उद्यम स्थापित किया और जैसा कि अपन ने कल के बिजनेस प्लान में देखा था, बिजनेस प्रपोजल में एक छोटा सा डब्बा था जिसमें अपने इंडिकेटर्स लिखे हुए थे, मानक। आप जब भी एक नया उद्यम स्थापित करते हैं या एक नया, क्या बोलना चाहिए, कुछ नया करने का सोचते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लाने का सोचते हैं, कोई नई सर्विस लाने का सोचते हैं, किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को चेंज करने का सोचते हैं, तो आप मानक बनाते हैं ये जानने के लिए कि क्या जो हमने चेंज किया वो काम कर रहा है। और ये मानक आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या हम पा पाए, क्या हम नहीं पा पाए, और नहीं पा पाए तो क्यों नहीं पा पाए। फनी वर्ड है, क्यों नहीं पा पाए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव या बोर्ड से हम ये समझते हैं कि वो लोग जो आपके रोजमर्रा के उद्यम में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते, पर वो टॉप में है, वो डिसीजन मेकिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। उनके पास भी इंफॉर्मेशन का भंडार होता है, उनको पता होता है एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि अब आप किसी नए उद्यम को चालू कर रहे हैं, तो आपके जो पहले के एक्सपीरियंस है ये भी इंफॉर्मेशन बताते हैं कि पहले वाले में ये काम किया था, ये नहीं किया था, पहले वाले में ये स्ट्रेंथ थी, इस वाले में ये स्ट्रेंथ नहीं है और मेरे को इस स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है। अगर आपके पास बहुत कमी हो समय की और आपको तेजी से करना हो, 40 मिनट में काम करना है, तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि आपके एम्प्लॉय और कस्टमर्स, ये आपके मेन सेगमेंट्स है। आप इन सारी चीजों को भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है, पर इन दोनों से बात करना बहुत जरूरी है। अब हम बाह्य सोर्सेस की तरफ देखते हैं। तो बाह्य सोर्सेस की तरफ है पहला, मेगा ट्रेंड्स। मेगा ट्रेंड्स मतलब जो बड़े ट्रेंड्स हो रहे हैं, जो सिर्फ आपकी कंपनी को नहीं, आपके वेंचर को नहीं, पर साथ ही साथ देश भर के आपके जैसे हजारों वेंचर्स को प्रभाव डाल रहे हैं या पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस, जैसे कि आसाम का फ्लड, जैसे कि बिहार का फ्लड, मतलब थोड़े बड़े हैं। मान लो आपकी फैक्ट्री बिहार में नहीं है, पर आपका सबसे ज्यादा कंजम्पशन बेस बिहार में था, तो बिहार के फ्लड से आपका कंजम्पशन हिट होगा और आपके जैसे हजार लोगों का कंजम्पशन हिट होगा। बाह्य अपॉर्चुनिटी को आप सॉरी बाहर बाह्य इंफॉर्मेशन सोर्सेस को आप गोलों के रूप में इमेजिन करिए। सबसे पहले सबसे बड़ा गोल, मतलब जो पूरी दुनिया भर में हो रहा है और जो दुनिया भर को अफेक्ट डाल रहा है। पॉलिसी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट कुछ नया रेगुलेशन ला रही है, कुछ हटा रही है, जिसकी वजह से शायद कंपटीशन आ जाए। डेमोग्राफिक चेंज हो रही है कि अब हमारे पास, जैसे भारत यंग देशों में आता है कि हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जो यंग है, तो हो सकता है, हमको पता है कि 30 साल बाद ये सबसे बड़ी पॉपुलेशन होगी जो ओल्ड होगी पूरी दुनिया में। तो ये जो डेमोग्राफी चेंज होगा, तो आज आप किसी यंग के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 30 साल बाद शायद यंग ना हो खरीदने के लिए। दूसरा, ये बड़ा गोला हो गया। अब हम थोड़ा और अंदर आते हैं, इंडस्ट्री। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट, उस इंडस्ट्री में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन सोर्स।
इलेक्ट्रिक कार बना रहे हो, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये आपके इंफॉर्मेशन सोर्स हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि क्या क्या अवसर आने वाले हैं आपकी पूरी इंडस्ट्री के लिए और क्या क्या खतरे मंडरा रहे हैं आपकी पूरी इंडस्ट्री पे। जैसे कि अ, जितने लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट किया था उनके लिए ये थोड़े से खतरे की बात है, जब सरकार ने कोरोना वायरस के समय बोला कि हम जितने भी कोयला ब्लॉक्स हैं इनको प्राइवेटाइज करना चाहेंगे। ये मूव बहुत अच्छा है देश के लिए, पर जो रिन्यूएबल एनर्जी में है, वो जानता है कि कोयला सस्ता है और प्राइवेटाइज हो जाएगा कोयला तो वो और सस्ता या और सस्ते में लोगों को मिलेगा। तो जब तक कि रिन्यूएबल एनर्जी उससे compete करने के लिए सस्ती ना हो पाए, तब तक शायद लोग ना लें, क्योंकि लोग, जैसे मैंने कहा, एनवायरनमेंट के बारे में कम, अपने लाभ के बारे में या अपने वैल्यू फॉर मनी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। बड़ा गोला मेगा ट्रेंड्स, छोटा गोला इंडस्ट्री और छोटा मार्केट। मार्केट में आपके दोनों मार्केट, जहां से आप सामान खरीद रहे हैं और जहां से आप सामान बेच रहे हैं, ये दोनों मार्केट में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। क्या आप जहाँ से सामान खरीद रहे हैं वहां पे आपके किसी जरूरी सामान का प्राइस बढ़ने वाला है, क्योंकि जो बहुत सारे कंपटीशन थे वो बंद हो गया और अब एक ही बंदा बेच रहा है और वो सबको बेच रहा है और बढ़ा के बेचेगा उसको। या गवर्नमेंट उसमें इनपुट्स में कहीं सब्सिडी डाल देगी, तो क्या आपको सब्सिडी मिल रही है नहीं मिल रही है। आउटपुट में आप जिन लोगों को बेच रहे हैं, जहां पे आपका सामान जा रहा है, वो उस एरिया में मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये आपके इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं। और सबसे आखिरी गोला है कंपटीशन। कंपटीशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बताता है कि आपको अब क्या करना है, क्योंकि बाकी अब क्या कर रहे हैं। कंपटीशन के साथ हमेशा चेस का एक गेम चलता रहता है, उनके मूव के बाद हमारा मूव, या हम उनके मूव को पहले से सोच लेते हैं, एंटीसिपेट कर लेते हैं और फिर हमारा मूव चलता है। हाँ। स्वॉट एनालिसिस के लाभ, ये मेरे को बहुत अच्छा आर्टिकल मिला था हिंदी में, तो मैंने इसको ऐसे ही छाप लिया। क्या क्या एडवांटेजेस हैं स्वॉट एनालिसिस के। पहला है रणनीतिक योजना में मदद, मतलब कि ये आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में आपकी मदद करेगा। स्ट्रेटेजी कब की, जो आप फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, या जिस भी चीज के लिए आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो ऑपरेशंस हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, जिस भी तरह की रणनीति आप बनाना चाहते हैं, ये उसकी मदद करता है, क्योंकि ये क्या बताता है कि आज क्या है, सत्य क्या है। दूसरा, संगठन को ताकतवर बनाता है। कैसे ताकतवर बनाता है, क्योंकि तुमको पता रहता है तुम्हारी ताकत क्या है और तुम कोशिश करते हो कि उन ताकत को और बिल्ड करो। तीसरा, व्यवसाय की कमजोरी का पता लगाता है। पता लगाता है, गलत लिखा, पता लगाता है। ऑब्वियसली अब हम कमजोरी का एक डब्बा बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लिखेंगे और हमको पता चलेगा कि कमजोरी क्या क्या है, हमारे अंदर की कमजोरी क्या क्या है और हम कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। समस्या का समाधान, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई है तो हमको पता होना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, क्या वो हमारे बस में है और बल में है। अगर है तभी हो पाएगा, और ये कैसे पता चलेगा, SWOT एनालिसिस के थ्रू। प्रतियोगी की पहचान, बताता है कि आसपास कितने कंपटीशन है, जो जो कॉम्पिटिटर हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, हम उनसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चौथा, बिक्री बढ़ाता है, नए मार्केट्स के बारे में पता करता है, नए अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता करता है। तो हम उस अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो बिक्री भी बढ़ जाती है। और स्वॉट एनालिसिस करने के बाद जब आप किसी तरह का प्लान बनाते हो तो उससे आपको अधिकतम लाभ होता है, क्योंकि प्लानिंग सपनों में नहीं होती, प्लानिंग सामने में होती है, जागते हुए। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है अमूल का एग्जाम्पल। अमूल की स्ट्रेंथ क्या क्या है। आइसक्रीम शेयर में बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत अच्छी ब्रांड रेपुटेशन है। जो क्वालिटी है उसको हम लोग बहुत अच्छा रखते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ अर्बन नहीं, रूरल में भी बहुत स्ट्रांग है। और प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, आप बस नाम लीजिए किसी डेयरी प्रोडक्ट का, अमूल का वो प्रोडक्ट आता है। वीकनेस क्या क्या है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत है, क्योंकि अमूल का ऑपरेशन ही बहुत बड़ा है, बहुत विशाल ऑपरेशन में हम लोग काम करते हैं। तो जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। दूसरा, कुछ प्रोडक्ट्स में बिल्कुल सक्सेस नहीं मिली है तो बेटर होगा कि उस प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए, वो कमजोरी है प्रोडक्ट हमारी। जैसे कि चॉकलेट, अमूल के चॉकलेट ने बहुत कोशिश की प्रीमियम स्पेस बनाने की चॉकलेट इंडस्ट्री में, पर नहीं बना पाया। तीसरा, लीगल इश्यूज। जो लीगल इश्यूज हैं, जो वीकनेस है, मतलब अमूल
अभी तो नहीं पता, बहुत समय से नहीं किया उसने, पर कुछ समय पहले तक अमूल जानबूझ के ऐसे एडवर्टाइजमेंट निकालता था जो दूसरों तो उसके कंपटीशन को डायरेक्टली नीचा दिखा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। तो बहुत सारे कोर्ट केसेस अमूल के ऊपर अभी भी पेंडिंग है। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? एक्सपोर्ट, अमूल बाहर एक्सपोर्ट नहीं करता ज्यादा जगहों पे, और वो अपने बड़े ऑपरेशंस की वजह से एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है, ग्लोबल डोमिनेंस स्थापित कर सकता है। दूसरा अपॉर्चुनिटी, हाई मिल्क कंजम्पशन। भारत में मिल्क बेसिक प्राइमरी डाइट है। आप किसी भी घर में जाइए, दूध का इस्तेमाल होता है, और बिकॉज ये बिल्कुल धान जैसी स्टेबल डाइट है भारत के घरों के लिए, तो इसका कंजम्पशन बहुत बड़ा है। तीसरा, जो प्रोडक्ट एक्सपांड करना है, हाँ सपना, मैं कुछ समय में ले रहा हूँ सवाल तुम्हारा। जो प्रोडक्ट एक्सपांड करना है हमें, या अगर हमें अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाना है, तो बेटर होगा कि हम दूसरे जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ मर्ज करें या कॉन्ट्रैक्ट करें, ताकि हमारा प्रोडक्ट उस क्वालिटी में भी बहुत अच्छा हो सके। और जो आज के थ्रेट हैं अमूल के लिए, वो है कंपटीशन। जैसे कि आप देख रहे हैं, एबिस बहुत बड़ा हो चुका है। एबिस ने अमूल के पहले सोया मिल्क और सोया इंडस्ट्री में हाथ मार लिया है। एबीज को छोड़े तो और भी छोटे छोटे कंपटीशन आ रहे हैं। बाहर के जो डेयरी प्रोडक्ट्स वाले हैं वो भी भारत में स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि मिल्क कंजम्पशन भारत में बहुत ज्यादा है। तो अमूल के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और दूसरा थ्रेट है वीगनिज्म। वीगनिज्म आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे और बहुत लोग जानते भी होंगे। वीगनिज्म एक्सट्रीम फॉर्म का वेजिटेरियनिज्म है। जब हम बोलते हैं कि गाय का दूध भी मत पियो, क्योंकि दूध निकाल वो बच्चों के लिए होता है उसके, और दूध निकालने से गाय को दर्द वरद देता है वगैरह। तो वीगन लोग जो होते हैं, ये सिर्फ मांस नहीं, ये किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट भी, कि एनिमल से निकली कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते। ये वीगनिज्म ट्रेंड है। रेफरेंस में आपको दो रेफरेंस दिया है मैंने। पहला वाला इंग्लिश का रेफरेंस है, और दूसरा वाला हिंदी का रेफरेंस है, जहां से मैंने वो कॉपी किया था। और ये हिंदी वाला रेफरेंस भी बहुत अच्छा है। इसमें एग्जाम्पल में पतंजलि का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, डिसेंट है, काफी अच्छा है। बोनस, ये आपकी क्लास में नहीं है, ये शायद आपको कोई और पढ़ाता भी नहीं, पर ये आपके लिए खास मेरी ओर से गिफ्ट। फ्रेड डेविड नाम के एक इकोनॉमिस्ट, मैनेजमेंट पर्सन ने एक बुक लिखी थी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बहुत बहुत फेमस बुक, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसने उसमें उसने टोज फ्रेमवर्क बनाया था। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, शॉर्ट सीधा पढ़ लिए फिर टोज उल्टा पढ़ लिए, क्या बेवकूफ बना रहे सब अपन को। टोज स्ट्रेटेजी का पूरा मकसद ये था कि हम ये तो बना लिए कि ठीक है, स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है, अपॉर्चुनिटी ये है, थ्रेट ये है, पर ये अपने आप में कोई वैल्यू नहीं दे रहा। तो हम अगर इन दोनों को कंबाइन करें, इस मैट्रिक्स को कंबाइन करें, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। और ये एग्जांपल जो दिया है, ये उसने किसी इंडस्ट्री का दिया था उसकी बुक में। वो क्या बोल रहा है, इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ है कि प्रॉफिट रेशियो बहुत बड़ा है, एम्प्लॉय अभी बहुत, उनका मोटिवेशन बहुत बड़ा हुआ है, और मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? वेस्टर्न यूरोप का यूनिफिकेशन होने वाला है, एक साथ होने वाले हैं। फूड्स के लिए जो हेल्थ कॉन्शियसनेस की भावना है वो बढ़ती जा रही है, और जो डिमांड है सूप का, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ को मिला देंगे, तो हमारे पास ये स्ट्रेटेजी बन जाएगी, जिसका नाम है ओएस स्ट्रेटेजी। मतलब कि यूरोप में फूड कंपनी को खरीद लो। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा प्रॉफिट रेशियो बहुत अच्छा है, हमारा मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी है कि पूरे वेस्टर्न यूरोप का यूनिफिकेशन होने वाला है, मतलब कि एक बहुत बड़ा मार्केट खुलने वाला है। तो बेहतर है कि आप यूरोप में एक फूड कंपनी खरीद लो। दूसरा, नए हेल्दी सूप्स बनाओ। क्यों नए हेल्दी सूप्स बनाओ? क्योंकि एम्प्लॉय का मॉरल बहुत बड़ा हुआ है अभी। जो एम्प्लॉय है वो बहुत मोटिवेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट अच्छा कमा रही है कंपनी, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो जाता है। उसके अलावा जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है फूड का, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो अपने स्ट्रेंथ की मदद से, और नए हेल्दी सूप्स का प्रोडक्ट बनाओ। अपॉर्चुनिटी और वीकनेस वीकनेस स्ट्रेटेजी में क्या है कि नए पेपरिज फार्म प्रोडक्ट्स बनाओ। पेपरिज मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैसे बोलेंगे, जो डायरेक्टली फार्म से निकलते हैं, जो हाइजेनिक होते हैं। तो पहला वीकनेस क्या है, लीगल सूट्स रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं इस कंपनी के।
और अपॉर्चुनिटी क्या क्या है हमारे पास कि हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ता जा रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है। तो लीगल इश्यूज तो हो जाएंगे, पर हमको इस हेल्थ कॉन्शियसनेस और डिमांड को ध्यान रखते हुए अपना मार्केट और बढ़ाना चाहिए, ताकि जो लीगल इश्यूज हमको पहले फार्म प्रोडक्ट्स में आए हैं वो ना आए। इसलिए हम पेपरेज फार्म प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो डायरेक्ट फार्म से निकल रहा है, जो हाइजीनिक है, जो ऑर्गेनिक नेचुरल टाइप का समझ लीजिए। थ्रेट और स्ट्रेंथ वैसे ही उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो हमारा पहला था कि जो प्रॉफिट रेशियो है बढ़ता जा रहा है, और दूसरा थ्रेट था कि टिन कैंस जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो क्या करें, हम नया बायोडिग्रेडेबल सूप कंटेनर बनाते हैं, जैसे कि हमने अभी कुछ समय पहले वो कॉफी वाले का देखा था। बायोडिग्रेडेबल सूप कंटेनर्स बनाएंगे तो शायद हम इस थ्रेट को कम कर सके, जो आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ला सकता है कि टिन कैन बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो टिन कैन का इस्तेमाल मत करो, या हमको करने ना दे, या उसका प्राइस बढ़ा दे। मुक्तानंद एक 2 मिनट रुको, ठीक है। और थ्रेट और वीकनेस स्ट्रेटेजी, थ्रेट और वीकनेस स्ट्रेटेजी में है अपना पहला वीकनेस नंबर 3, जो कि है लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और पहला थ्रेट है कि वैल्यू का, जो डॉलर की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी नहीं है अच्छा, और डॉलर की वैल्यू भी कम होती जा रही है, तो शायद प्रॉफिट रेशियो हमारा बाद में घट जाए। तो यूरोप में जो ऑपरेशंस अनप्रॉफिटेबल है उनको बंद कर दो, क्योंकि हमको जो वैल्यू मिल रही है डॉलर की वो बहुत कम मिल रही है, और हमारा मैनेजमेंट सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अनप्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल में चेंज कर सके। इस तरीके से आप स्वॉट करने के बाद डोज करके अपनी स्ट्रेटेजीज को डिफाइन कर सकते हो, जो कि आपके लिए एज अ ब्लूप्रिंट सर्व करती है फ्यूचर के लिए। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। प्रैक्टिकल की क्लास के लिए आप अपने दोस्तों से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो है वो बड़ा होता जा रहा है। थैंक यू एवरीवन।